घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी हमें विनय ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विनय है। मैंने इस चैनल पर पहले भी अपनी साथ घटी घटनाओं को भेजा हुआ है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1955 में मेरे गांव में जो मेरे दादाजी थे और उनके साथ में लोग थे, उन्हीं के साथ ये घटना घटी थी। अब घटना पर आता हूँ। वो समय बारिश का चल रहा था, तो हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार बारिश थी। हमारे आंगन को लगकर थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की कई सारे लोग पूजा भी करते थे और वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी मन्नत हो तो उस पेड़ के पास जाकर वो मन्नत को मांग लो और फिर एक धागा वहाँ पर बांध दो। किसी भी आदमी की मनोकामना पूरी होती थी। कई दिनों तक तो ये गांव में चलता रहा। एक शाम की बात है कि उसी बरगद के पेड़ पर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था, यानी कि उसने वहाँ पर खुद को फांसी लगाकर जान से मार दिया था। जब लोगों ने अगली सुबह में उसे देखा तो लोग दंग रह गए। वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें और उसकी जीभ, ये दोनों ही उसके चेहरे से बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था। लोगों ने उसे वहां से निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाने में भी डरने लगे। कई सारे लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उस बरगद के पेड़ के पास वो लोग जाएंगे तो हो सकता है उसकी आत्मा जो वहीं पर भटकती है वो उन्हें अपने वश में कर ले। लोग इस बात से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अब तक जिस पेड़ को लोग पूजा करते थे, उसी पेड़ से लोग डरने लगे थे। ये बात गांव में और आसपास के जितने भी गांव थे, हर जगह आग की तरह फैल चुकी थी। अब उनमें से एक आदमी था जिसका कहना यह था कि ये आदमी मारा नहीं गया है, बल्कि इसे कुछ लोगों ने मारा है। यानी कि उसने खुद से सुसाइड नहीं किया है, उसे कुछ लोगों ने मिलकर मारा है और इस पेड़ पर लाकर लटका दिया होगा। और कुछ गांव के ऐसे भी लोग थे जो इसकी बात से पूरी तरह से सहमत थे। तभी एक आदमी ने कहा कि अगर इसे मारा गया है और फिर पेड़ पर लाकर लटका दिया गया है तो इसे मारा कहाँ गया होगा। बहुत सारी कोशिश करने के बाद एक आदमी उनमें से ऐसा था, वो कहने लगा कि जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इसे उसी घर के ऊपर छत पर मारा गया है। दरअसल गांव के एंट्रेंस पर एक घर हुआ करता था जो कि बहुत पुराना था और वहां पर कोई रहता भी नहीं था। उस घर की छत पर ही उस आदमी को मारा गया होगा। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर वहां जाने का प्लान किया और जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सच में वहां ऊपर कुछ निशान थे और खून भी लगा हुआ था, जिससे ये बात तो समझ आ गई थी कि इस आदमी को वहीं पर मारा गया है। अब वो जो घर था उसे पहले से ही लोग भूतिया मानते थे, इसीलिए लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। और अब वहां पर एक मर्डर भी हुआ था। किसने मारा था ये बात कभी पता नहीं चल पाई, लेकिन उसके बाद से दोस्तों कई सारे लोगों का ऐसा कहना था कि रात में अक्सर उस घर में से कुछ आवाज़ें आती है या उस घर के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उन लोगों का ये भी कहना था कि अगर रात में घर के पास से गुजरो तो ऐसी आवाज़ आती है जैसा कि कोई आवाज़ देकर उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। गांव के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए उन्होंने उस घर को ही तोड़ देने का सोचा और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस घर को पूरी तरह से तोड़ दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस घर के तोड़ देने के बाद वहां से वो आवाज़ों का आना भी बंद हो गया। ये एक छोटी सी घटना थी। मैं जानता हूँ कि ये डरावनी नहीं थी, लेकिन
हमारे गांव की एक सच्ची घटना थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। चलिए अब बढ़ते हैं इन्हीं की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, ये दूसरी जो घटना है ये 2009 11 सितंबर में घटी थी। मुझे दिन इसलिए याद है अच्छे से क्योंकि उस समय मेरे एक दोस्त का बर्थडे था और मैं उसके घर पर उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए गया हुआ था। जब मैं वहां से लौट रहा था तब रात के कुछ 11:30 बज रहे थे। मेरे पापा ने उसके घर पर कॉल करके मुझे अपने घर पर बुलवाया था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। जब मैं रास्ते में आ रहा था मेरे पास साइकिल थी। मैं साइकिल चलाते हुए तेज गति के साथ अपने घर के लिए आगे बढ़ रहा था। उस समय मेरी उम्र 18 साल या 19 साल की रही होगी। जब मैं साइकिल को भगा रहा था तेजी से, तब अचानक से मुझे यूं महसूस होने लगा जैसा कि साइकिल पर बहुत ज़्यादा वजन है और साइकिल अब उतनी तेज नहीं दौड़ रही। इसीलिए मैंने साइकिल को थोड़ा सा आगे जाने के बाद रुका दिया और जब पीछे मुड़कर अच्छे से देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने साइकिल को उठाकर भी देखा, लेकिन साइकिल बिल्कुल ठीक और नॉर्मल थी। मैं फिर से साइकिल चलाने लगा। तभी सामने मैंने एक औरत को देखा जो कि मेरे दाईं ओर रोड के खड़ी हुई थी और उसके पीछे बहुत सारी जंगली झाड़ियां थी। वो औरत अकेले ही खड़ी थी और रो रही थी। वैसे तो वो औरत लगभग मुझसे 100 से 200 मीटर की दूरी पर होगी, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ भी मैं उतनी दूर से सुन पा रहा था। हालांकि वो अपने मुंह को दबाकर रो रही थी, जैसा कि होता है लोग सिसकियां में रोते हैं, वो भी वैसा ही रो रही थी। फिर भी उसकी आवाज़ मैं बिल्कुल साफ सुन पा रहा था। यही नहीं बल्कि उसकी आवाज़ मुझे इको होकर सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि इतनी रात में हो सकता है उस औरत को या उस आंटी को मदद की ज़रूरत हो। मैं साइकिल पर ही उसके पास आगे बढ़ा और जाकर उसके पास रुक गया। मैं कहने लगा, क्या बात है, आप इतनी रात में यहाँ खड़े हो और रो रहे हो? कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसने पहली बार तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही साइकिल के पेंडल पर पैर रखा और आगे बढ़ने लगा, तभी वो पीछे से मेरी साइकिल को पकड़ ली। उसने इतना कस के पकड़ा हुआ था कि मैं अपनी साइकिल को 1 इंच भी आगे नहीं ले जा पा रहा था। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब वो मेरी साइकिल को पकड़कर खड़ी हुई थी। मैंने कहा, क्या बात है? आपको मैंने पूछा फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, उसने अपना चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। उसने जैसे ही अपने चेहरे पर से वो कपड़ा हटाया, मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसके चेहरे से मानो आग निकल रही थी, यानी कई सारी जगह पर कटा फटा हुआ था, लेकिन जहां जहां कटा हुआ था वहां से खून नहीं बल्कि आग निकल रही थी। और उस जहां से आग निकल रही थी वहां से काले रंग का डार्क लिक्विड कुछ निकल रहा था। वो खून था या पता नहीं कुछ और। मैं ये देखकर तो जोर से चीख मारा और साइकिल को वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लगा। वो औरत अब मेरा पीछा करने लगी। वो मानो जैसा हवा में तैर रही थी और उड़ते हुए वो मेरे पास आ रही थी। मैं जैसा जैसा भाग रहा था वो ठीक मेरे बाजू में ही, यानी कि मुझसे लगभग 5 या 10 कदम की दूरी पर ही उड़ते हुए आ रही थी। एक जगह पर जाने के बाद उसने जोर से मेरी पीठ पर मारा, जिसके बाद मैं लगभग 2 गुलाटी खाकर जमीन पर गिरा। मेरे सर से खून निकलने लगा और मेरे हाथ और पैरों पर भी कई सारी जगह चोट आई हुई थी। मैं एकदम से दर्द से कर्रा उठा और उठकर उस औरत को देखने लगा। अब वो धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी और वो और ज्यादा भयानक हो गई, जैसा कि मानो एक डायन। उसके बाल भी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ रहे थे मुझे नहीं समझ में आया। देखते ही देखते अब उसके बाल जमीन को टच हो रहे थे। उसका शरीर भी लगभग 7 फीट का लंबा हो चुका था। वो मेरे पास आई और मुझे जोर से वो फिर से दोबारा मारी। मैं अब तक तो उठकर खड़ा हो चुका था, लेकिन उसके मारने के बाद मैं फिर से गिर पड़ा। जैसे ही मैं गिरा तब मैं काफी पीछे गया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा मुझे कुछ आवाजें आने लगी तो पाया कि वहां पर कई सारे लोग थे जो किसी को लेकर जा रहे थे। शायद वो आदमी बीमार था, वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होंगे। जब मैंने उन लोगों को देखा तब मैं भागते हुए उन लोगों के पास पहुंचा। उन लोगों ने मुझे देखा और वो लोगों ने पहला सवाल ये किया, क्या हुआ बेटा तुमको? मैंने उन लोगों को सारी घटना बताई।
उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलो। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास हुआ होगा, लेकिन कुछ दूरी पर जहाँ पर मैंने अपनी साइकिल को छोड़ा हुआ था वहाँ से मैंने साइकिल ली और उन्हीं लोगों के साथ मैं रास्ते में हो लिया। फिर वो लोग मुझे एक जगह पर ले जाकर छोड़ दिए। उनमें से एक आदमी ने मेरे घर का नंबर मांगा। मैंने उसे फ़ोन नंबर दिया। उसने मेरे पापा को कॉल मिलाया और पापा से कहा कि आकर आपके बच्चे को लेकर जाओ। फिर पापा मुझे लेने के लिए आए और मैं पापा के साथ अपने घर पर आया। मैंने घर आने के बाद सारी बात बताई। मेरे पापा ने कहा कि इसीलिए तुझे रात में बाहर जाने मना करते हैं, लेकिन तू हमारी बात सुनता नहीं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि मेरी इस बात पर मेरे मम्मी पापा को भी यकीन आया होगा, लेकिन हाँ, जितने भी मेरे दोस्त थे, जब मैंने उन लोगों को ये बात बताई तो उन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मेरे पापा कहने लगे कि तू लेट आया है ना, मैं अगर इसे मारूंगा या इसे डांट लगाऊंगा, इसीलिए अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ कह रहा है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मेरे साथ वो सब सच में घटा था। और दोस्तों, एक और अचंभे की बात तो ये है कि अगले दिन मम्मी ने मुझसे कहा कि अगर पापा की डांट से और मार से इतना डर लगता है तो जल्दी आ जाने का। पापा की डांट से बचने के लिए तूने खुद को इतनी चोट क्यों पहुंचा ली। मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने खुद को नहीं चोट पहुंचाई, बल्कि उस चुड़ैल ने मेरी ये दुर्गत बना दी थी। तो दोस्तों, ये थी विनय जी की 2 घटनाएं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली घटनाओं की ओर। हमारी अगली कहानी ललित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ललित है, मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी कज़िन बहन के साथ घटी थी। अब घटना पर आता हूँ। बात है 2011 की। तब मेरी बहन की शादी हुई थी। मेरी बहन की उस समय उम्र 23 साल की थी। जब मेरी बहन की शादी हुई, उसके 1.5 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारी बहन की तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसके ससुराल वालों ने कहा कि आकर अपनी बहन को लेकर चले जाओ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि अचानक हमारी बहन को क्या हुआ। उन लोगों का ये कहना था कि हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए, उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आगे जो भी है वो आप लोग देख लो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी बहन को अपने घर पर लाया। हमारी बहन के दोनों हाथ काले हो रखे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या बीमारी हो गई है। उन लोगों ने ये भी बात कही कि ये किसी भी चीज़ को अगर पकड़ती है या हाथ लगाती है, वो चीज़ खराब हो जाती है और उसमें से गंध आने लगती है। हम लोगों को ये बात सुनकर तुरंत ही समझने में देरी नहीं लगी कि ये हो ना हो कुछ ऊपरी मामला है। इसीलिए पास में रहने वाले एक बाबा को हम लोगों ने बुलाया और उनसे कहा कि आप ही आकर देखिए क्या बात है। बाबा ने जब घर में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। हम समझ चुके थे कि बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बहन को बाबा के सामने लाया। बाबा ने उसे देखते हुए कहा कि इसके ऊपर जिस आत्मा का साया है या इसके शरीर में जिस आत्मा का बसेरा है, वह आत्मा कई 100 साल पुरानी है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी है, इसलिए वो आसानी से इसका शरीर नहीं छोड़ेगी। बाबा की ये बात सुनकर मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स बाबा के पैरों में गिर गए कि बाबा कैसे भी हमारी बहन को बचा लो। उनने फिर 11 दिन का टाइम मांगा। बाबा का कहना यह था कि 11 रातों तक इसके साथ जो क्रिया करनी पड़ेगी उसमें कोई नहीं होना चाहिए। हम भी बाबा की बात पर मान चुके थे। जब अगली रात में बाबा आए घर में तो मेरी बहन एक अजीब सी डरावनी आवाज़ में बाबा को देखते ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तू घर में क्यों आया है, यहाँ से वापस लौट जा। अगर तू कुछ समय में यहाँ से नहीं गया तो आज तेरी मौत पक्की है। इतना कहने के बाद भी बाबा वहाँ से नहीं हिले। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी बहन के मुंह से आग निकलने लगी और बाबा के जो कपड़े थे वो पूरी तरह जल चुके थे। लेकिन फिर भी बाबा ने हार नहीं मानी। उनके साथ एक आदमी और था जो क्रिया का सामान लेकर खड़ा हुआ था। उसने क्रिया करना शुरू ही किया था कि कैसे उसके हाथ भी काले पड़ने लगे और क्रिया का उसके हाथ में जितना सामान था वो सब एक एक करके उसके हाथ से छूटकर गिरने लगा। और जब वो सामान सब नीचे गिरा, एक झोला था जिसमें वो सारा सामान था, उस झोले में से अजीब सी गंध आने लगी और कीड़े निकलने लगे, जिससे ये समझ में आया कि वो सामान भी खराब हो चुका है।
फिर बाबा एकदम से पीछे हटे और उस आदमी को भी पीछे हटाने लगे, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हिल पा रहा था। उसके पैर वहीं पर जम चुके थे और देखते ही देखते जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि उसके पैर भी अब सड़ चुके थे और उनमें से भी कीड़े निकल रहे थे। इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद हम सबके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही देर में बाबा ने मेरी बहन के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि इसकी ज़िंदगी बख्श दे, इसे कुछ मत कर, इसे यहाँ से जाने दे। इतना कहना था कि वो चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगी और कहने लगी, दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आना। बाबा वहाँ से निकल गए और घर के बाहर जाने के बाद हम सभी लोगों ने बाबा को घेर लिया। बाबा से हम दोबारा हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे कि कैसे भी हमारी बहन को बचा लो। बाबा ने कहा कि अगर आज मैं उससे ये बात नहीं कहता तो जो मेरे साथ में आदमी था वो उसे जान से मार देती। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं कल दोबारा आऊँगा। इस बार बाबा आए तो घर के बाहर मैं ही उन्हें लेने के लिए खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि बाबा अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ कि चीज़ें खराब हो गई या फिर आप लोग उसे नहीं ठीक कर पाए, बाबा कहने लगे कि आज वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मैंने क्रिया के सारे सामान पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक दिए हैं, जिसके बाद अगर वो कुछ करना भी चाहे तो वो असंभव होगा। इतना कहने के बाद कहीं मेरे दिल में संतुष्टि थी और मैंने बाबा से कहा कि ठीक है, अब घर पे चलते हैं। अंदर आ जाने के बाद बाबा ने हम सभी लोगों से बाहर रुकने के लिए कहा। हम सब के सब बाहर खड़े हुए थे। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि अंदर उस बाबा ने क्या किया, लेकिन जब वो बाबा पहले दिन घर से बाहर निकले तब उस कमरे की दीवारों पर हर जगह कीड़े रेंगते हुए नज़र आ रहे थे और जो छत की दीवार थी वह पूरी काली पड़ चुकी थी। उस कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी। मेरी बहन जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर कीड़े चल रहे थे। ये देखने के बाद मैं तो वहीं खड़े होकर रोने लग गया। फिर वो रात में तो बाबा वहाँ से चले गए और घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाबा ने एक चीज़ ये भी कही थी कि उसके पास कोई नहीं जाना, सुबह तक के सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली रात क्योंकि उन्हें फिर आना था। जब अगले दिन सुबह में मेरी बहन जिस कमरे में थी उसका दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो पाया कि अब कमरे की दीवार बिल्कुल पहले जैसे ठीक है और अंदर अब कोई गंध नहीं आ रही थी, ना ही तो कोई कीड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन मेरी बहन की तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी। जब हम लोगों ने अगले दिन सुबह दरवाज़ा खोला तो वो भागते हुए मेरे पास आई और आकर मुझसे गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, भैया ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं और बस कुछ दिन की बात है। अगली रात वो बाबा फिर आए और वैसे ही पूरे 11 दिन तक के चलता रहा। लेकिन हाँ, 11वीं रात कुछ अनोखी चीज़ें हुई जो कि सच में हम लोगों को डरा देने के लिए काफ़ी थी। जब 11वीं रात बाबा अंदर गए तो वो आवाज़ें आ ही रही थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो कीड़े ना कि सिर्फ उस कमरे में बल्कि हमारे पूरे घर में चलते हुए दिखाई दे रहे थे और हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे वो उस कीड़े को मारने जाते तो वो कीड़े उन्हें ही काट लेते। वो लोग भी दर्द से चिल्ला रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने जल्दी जल्दी घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को घर से बाहर निकाल कर आंगन में इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वहीं खड़े होकर बाबा का इंतज़ार करने लगे। बाबा कुछ ही समय के बाद बाहर निकले और कहने लगे कि वो जो कोई भी बुरी आत्मा थी वो अब भी पूरी तरह से तुम्हारी बहन के शरीर से निकली नहीं है, इसीलिए मुझे 3 दिन के बाद फिर से आना पड़ेगा। बाबा 3 दिन के बाद जब दोबारा आए तो हमने देखा कि अब हमारी बहन का पूरा शरीर काला हो चुका था। पहले तो सिर्फ हाथ और पैर ही काले थे, अब पूरा शरीर काला और उसके साथ साथ उसका चेहरा भी काला हो चुका था। वो जब भी मुंह खोलती खाना खाने के लिए तो उसके मुंह से कीड़े गिरते थे और कई बार तो हमने उसे ज़मीन से कीड़े उठाकर खाते हुए देखा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक शाम की आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जब बाबा आने वाले थे। वो शाम मेरी बहन ने मुझसे पानी मांगा।
मैंने जब उसे पानी ले जाकर दिया तब पानी का गिलास हाथ में लेते ही पूरा पानी काला हो गया और वो वैसे ही गंदा काला पानी पीने लगी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा कि ये मेरी बहन को क्या करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उस गंदे पानी को पी गई और मुझे देखकर हंसने लगी। मैं उसका ये डरावना रूप देखकर तुरंत ही वहाँ से यानी कि उसके कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। जब वो रात बाबा आए तो बाबा ने कहा कि आज घर में कोई मत रहना। हम सभी लोग पहले से आंगन में जाकर खड़े हुए थे। अंदर से फिर से कुछ आवाज़ें आने लगी और इस बार बाबा ने लाल कलर का कुछ अपने साथ सामान लेकर आया था जो बराबर दिख नहीं पा रहा था कि वो क्या है। बाबा कुछ समय के बाद मेरी बहन को साथ में अपने बाहर ले आए और मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। हम तुरंत ही बाबा के पैरों में गिर गए। मैंने कहने लगा कि बाबा ये क्या बात थी और इसे क्या हुआ था। बाबा ने कहा कि जब इसकी शादी हुई थी तब ये लोग कहीं घूमने गए हुए थे और रात के समय ये वहाँ पर नहाई थी, जिसके बाद गीले बाल रख कर ये बालकनी में बाल सुखाने के लिए खड़ी थी और वहीं पर भटकती हुई एक आत्मा इसके बालों पर फिदा हो गई, जिसके बाद उसने इसके शरीर को अपना घर बना लिया। तो हमने कहा कि बाबा अब वो आत्मा से मेरी बहन को कोई दिक्कत नहीं। बाबा हमारी ओर देखे और मुस्कुराए, कहने लगे कि आज के बाद वो आत्मा न कि सिर्फ तुम्हारी बहन को बल्कि कभी किसी को नहीं परेशान कर पाएगी। फिर वो जो लाल जैसा सामान उन्होंने अपने साथ लेकर आया हुआ था उस सामान को दिखाते हुए कहा कि वो आत्मा इसमें कैद हो चुकी है और अब किसी जलती हुई चिता में इस आत्मा को डालकर इसे भी हमेशा के लिए जला दूंगा। उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए और फिर मेरी बहन के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी वैशाली की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वैशाली है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये बात कुछ साल पुरानी है। तभी पापा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर हुआ करते थे। वहाँ पर काम करने वाली एक औरत थी जो कि डेट शिफ्ट में काम किया करती थी। यानी वैसे तो बहुत सारे मजदूर थे, लेकिन वो औरत किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। पापा ने उससे पूछा, क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो? किसी चीज़ से कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वो कहने लगी कि हाँ, एक चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी उसी के पीछे वो छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर वहाँ के लोग रहा करते थे, यानी कि सारे मजदूर वो वहीं पर रहते थे। उसकी जो झोपड़ी थी वो एकदम लास्ट में कोने में थी। उसका ये कहना था कि जब मैं रात में सोती हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसा कि मेरे घर के अंदर कोई घुस आया है और वो चारों ओर घूम रहा है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है जैसा कि वो मेरे बाजू में आकर लेटा हो। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो कि 5 या 6 साल की होगी। उसका ये भी कहना था कि जब रात में मेरी बेटी मेरे बाजू में सोती है तब कई बार ऐसा हुआ कि वो अचानक से चिल्लाकर रोने लगती है और जब मैं उठकर देखती हूँ तो वो उस झोपड़ी के कभी बाहर होती है या फिर एकदम कोने में पड़ी होती है। एक बार तो मैंने देखा कि वो एक सामान के नीचे दबी हुई थी। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पापा ने उसकी बात सुना और पापा कहने लगे कि कौन है जो तुम्हें ऐसा सता रहा है। वो पापा को देखी और कहने लगी कि ये कोई इंसान का तो काम नहीं है, अगर इंसान होता तो मुझे दिखाई देता। पापा ने कहा तो तुम्हारा मतलब है कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत है? वो फिर से पापा को देखकर कहने लगी कि वहाँ पर पक्का कोई आत्मा है। पापा को ये बात तो समझ में नहीं आ रही थी। पापा ने उससे कहा कि अगर भूत प्रेत है तो तुम वहाँ पर हनुमान चालीसा का जाप करो, वो भूत वहाँ से भाग जाएगा। वो कहने लगी कि मैंने जाप की, जब मैं जाप करती हूँ तब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन साहब पूरा दिन काम करने के बाद रात में नींद आती है और जब हम सोने जाते हैं तब ये सब होता है। पापा ने कहा कि ठीक है, हम किसी आदमी के पास चलते हैं जो इसके बारे में जानता हो और हमारी मदद कर सकेगा। पापा अगले दिन उसे लेकर पास ही के मंदिर के
एक पुजारी जी के पास पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्होंने सारी घटना विस्तार से बताई। वो पुजारी जी ने कहा कि हनुमान जी का नाम ही काफी होता है भूत और आत्माओं को भगाने के लिए या उन्हें खत्म करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि एक हनुमान जी की मूर्ति अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में रख लो, तुम्हें भूत प्रेत कभी परेशान नहीं करेंगे। उस औरत ने भी पुजारी जी की बात को मानकर एक हनुमान जी की मूर्ति को अपनी झोपड़ी में रख लिया। दोस्तों, उसके बाद वो साइट लगभग 8 से 9 महीना चली, लेकिन उसका कहना यह था कि फिर कभी भी मुझे कोई भूत प्रेत आत्मा दिखाई नहीं दी। इसी के साथ मैं एक और ऐसी छोटी घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि पापा के ही एक वर्कर के साथ घटी थी जब वो किसी दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर थे। वहाँ पर ऐसा था कि मजदूर जिस बिल्डिंग को बना रहे थे, रात के समय उसी बिल्डिंग में सो जाया करते थे। पापा वहाँ पर भी एज अ मैनेजर ही थे। जब पापा एक दिन वहाँ पर पहुँचे तो उनका एक मजदूर था जिसकी वहाँ पर फैमिली भी थी, उसकी वाइफ और 2 बच्चे। वो मजदूर कहने लगा कि रात में जब हम सोते हैं तभी हमें किसी के चलने की, आसपास से भागने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, और जब उठकर देखते हैं तो कोई नहीं होता। मेरे पापा ने कहा कि हो सकता है रात में कोई दूसरे मजदूर का बच्चा खेलता हो या भागता हो। वो कहने लगा कि नहीं, सारे ही मजदूर इतना थक कर सोते हैं, तो किसका बच्चा ऐसा रात में मस्ती करेगा। पापा ने उसे समझाया, फिर भी वो पापा से कह रहा था कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक रात रुक कर देखिए। मजदूरों की दिक्कत थी तो पापा एक रात वहीं पर रुके, और जब पापा वहां पर रुके तो पापा ने भी वैसी ही आवाज़ों को सुना। पापा ने कहा कि ऐसी ही घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है। यहाँ पर बिल्डिंग बनने से पहले ही हम यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को लाकर रख देते हैं। इससे ये होगा कि फिर तुम लोगों को ये भूत प्रेत आत्मा कभी परेशान नहीं करेगी। पापा के बोलने पर मजदूरों ने वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को लाकर रख दिया, और उसके बाद फिर कभी भी उन मजदूरों को वो भूत प्रेत से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आशुतोष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशुतोष है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे ही साथ अभी कुछ दिन पहले घटी थी। 2018 की बात होगी, जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने घर आया हुआ था। मेरा घर जहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा शांत इलाका है। वहाँ पर हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। जब मैं अपने घर पर पहुँचा तो मुझे एक बात ये पता चली कि हमारे ही पड़ोस में एक फैमिली रहा करती थी, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। मैं ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, 2 लोगों की मौत, वो भी एक के बाद एक, कैसे मर गए समझ में नहीं आया। मैंने जब जाकर उन लोगों से पूछा तो उन लोगों का कहना ये था कि हमें भी नहीं पता कि कैसे ये 2 लोग मर गए। लेकिन उनमें से एक फैमिली का मेंबर था जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी थी। हम काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में भी बैठा करते थे। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बात कुछ ऐसी है, हम लोगों पर काला जादू किया गया है। मैंने उनकी बात सुना और हंसते हुए कहा, काला जादू? इस ज़माने में अब भी काला जादू होता है क्या? वो एकदम से घूर के मेरी ओर देखने लगे, कहने लगे कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने घर में अपनी झाड़ू लगाई और जो उसका कचरा था उसे उठाया, फिर उस पर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़कर उसे साफ पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने वो कचरे को पानी में डाला, वो पानी एकदम से डार्क काला हो गया, जैसा कि मानो नाली का पानी था। मैंने कहा, अगर आपको ये सब बात पता है तो आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? वो कहने लगे कि अगर घर वालों को बताता तो घर वाले डर जाते। मैंने कहा, फिर अब क्या करना होगा आपको? वो कहने लगे कि मैंने एक तांत्रिक से बात किया हुआ है, मुझे उन्हीं के साथ जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि आपको कहाँ जाना है? वो कहने लगे कि बस अगर तुम चलोगे साथ में तो बहुत अच्छा होगा। मैं उनके साथ अगले ही दिन शाम में निकल पड़ा। वो मुझे पता नहीं किसी घने जंगल में लेकर गए थे। वहाँ ले जाने के बाद वो ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ढूंढ किसे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भी बता दो कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, मैं भी उस चीज़ को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा।
वो बस मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे पता है वो चीज़ यहीं कहीं होगी, बस तुम चुप रहो, मैं बता नहीं सकता। मैं भी एकदम शांत था। फिर हम दोनों वहाँ पर काफ़ी देर तक के रहे। रात के कुछ 1 बज चुके थे और अब भी हम लोग जंगल में ही थे। उसके बाद वो जो टॉर्च की लाइट थी उन्होंने एक जगह पर मारी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई। जाकर पता नहीं उस कचरे में से या फिर बहुत सारे पत्तों के बीच में से उन्होंने कुछ उठाया जो मैं बराबर देखा नहीं या समझ ही नहीं पाया। वो उठाकर उन्होंने कहा कि अब चलो। मैंने कहा ये क्या है? वो कहने लगे कि ये सारी बात मैं तुमको बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल यहाँ से हमें निकलना चाहिए। मैं और वो वहाँ से दोनों ही निकल पड़े। जब हम दोनों वहाँ से निकले तब रात के कुछ 1:30-2 बज चुके थे। हमें घर आने भी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। वो कहने लगे कि अभी थोड़े ही टाइम में सारी चीज़ें एकदम सही हो जाएगी। मैंने कहा कि वो कैसे? वो मुझसे कहने लगे कि बस ये बात किसी को नहीं कहना। मैंने भी उनकी बात मान ली। जब हम लोग घर पर आए, फिर मैं वही दिन शाम में उनके पास दोबारा मिलने गया, तब घर वालों से पता चला कि वो कहीं गए हैं 3 दिन के लिए। मैं परेशान हो गया, उनको फ़ोन भी किया लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। 3 दिन के बाद जब वो घर पर आए तब वो कहने लगे कि तुझे पता है, मैं इस जादू का तोड़ करने के लिए गया था और मैंने वहाँ पर क्या देखा। मैंने कहा कि आपने क्या देखा? वो कहने लगे कि कब्रिस्तान की मिट्टी को लेकर हमारे पूरे घर पर जादू किया गया था और उसका तोड़ सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता था। मैंने कहा वो क्या था? वो कहने लगे कि सांप की कचली। मैंने कहा ये क्या होता है? जिसके बाद उन्होंने कहा कि सांप जब अपनी ऊपर की स्किन को निकालता है, वो चीज़ इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी इस तोड़ में। मैंने कहा तो तोड़ हो गया? वो कहने लगे कि हाँ, तोड़ भी हो गया और अब सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैंने कहा कि किसने ये सब करवाया था? तब उन्होंने कहा कि ये काम हमारे ही एक दूर के रिश्तेदार ने करवाया था। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कभी भी ऐसे काम नहीं करवा सकेगी। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? वो कहने लगे कि हमने अपने ऊपर अब बंदिश भी कर ली है, जिसके बाद अब उनके कोई भी जादू का असर नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो ये घटना डरावनी नहीं थी, लेकिन ये एक सच्ची घटना थी, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अहमद की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अहमद है। ये घटना भी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। बात 1999 के आसपास की होगी। आज मेरे दादाजी जिंदा नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने ये बात हम लोगों को बताई थी तब हम तो काफ़ी छोटे हुआ करते थे और सुनकर ही इस बात को डर गए थे। दादाजी बताए थे कि उनके गांव में एक भूत हुआ करता था। कुछ लोग उसे छलावा भी बोलते थे और कुछ लोगों का यूं भी कहना था कि वो भूत नहीं है, वो एक छलावा है जो लोगों को परेशान करता है। लोग इसीलिए जल्दी ही रात में सूरज डूबने के बाद अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों के दिलों का डर दुगना हो गया। बात कुछ ऐसी थी कि जब दादाजी अपने घर पर थे तभी उन्हें कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी। जब दादाजी भी लोगों की तरह बाहर निकले घर से और उस जगह पर गए जहां से वो आवाज़ें आ रही थी, तब वो एक किसान का खेत था। उस खेत में वो किसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। उसके हाथ और पैर की उंगलियां कटी हुई थी। उसके शरीर पर हर जगह ऐसा लग रहा था कि किसने वार मारा हुआ है चाकू से। जब लोगों ने उसे वहां से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और फिर उसका इलाज करवाया, तब उस आदमी ने कहा कि मुझे किसी आदमी ने नहीं मारा, बल्कि जिस छलावे की आप लोग बात करते हो उसी ने मुझ पर हमला किया। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि वो छलावा किसी भी आदमी पर क्यों हमला करेगा। तब उस आदमी ने बताया कि वो छलावा नहीं है, वो तो एक आदमखोर भूत है जो कि आदमियों को मारकर शायद उनका खून पीता हो या मांस खाता हो। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग हंसने भी लगे, मजाक भी उड़ाने लगे कि आदमखोर भूत क्या होता है। मेरे दादाजी हम लोगों को बताते हैं कि कई सारे लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे।
उसका कहना ये था कि जब उसने मेरे हाथ और पैरों की उंगलियां काटा तब वो मेरे ही सामने बैठकर वो उंगलियों को चबाकर खाने लगा। ये बात सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। दादाजी बताते कि जब ये घटना हमने भी सुनी तब हम भी घबरा गए, लेकिन ये घटना सच थी। गांव में ये घटना होने के कुछ 11 दिन के बाद एक दूसरी घटना वैसी ही घटी, जिसमें ये बात सामने आई कि ऐसी ही वो छलावा या वो भूत लोगों को पकड़कर खा रहा है या मार रहा है। क्योंकि जिसके साथ ऐसी घटना हुई थी उसका भी यही कहना था कि उस छलावे ने एक आदमी को पकड़ा और उसके अंग का बायां हाथ पूरा काट दिया और काटकर उसी के सामने खाने लगा। जब वो आदमी दर्द से चीख रहा था और चिल्ला रहा था तब वो भूत उसके सामने ही उसका हाथ खाते हुए हंस रहा था। उसके बाद उसने उसे रस्सी से अच्छे से बांधा और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन उसके शोर की आवाज़ से या उसके चीखने चिल्लाने की वजह से वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद में उस आदमी को वहाँ से बचा लिया गया। अब गांव में जितने भी लोग थे वो सभी इस चीज़ का समाधान निकालने में लग गए कि इस चीज़ से हम अपने आप को कैसे बचाएं। तभी ही गांव में जो मंदिर था उसके जो पुजारी जी थे उन्होंने गांव में जितने लोग थे सभी के हाथ पर एक एक रक्षा कवच के तौर पर धागा बांध दिया और वो कहने लगे कि अगर ये धागा तुम लोगों के हाथ से निकलेगा तो वो भूत तुम लोगों को जान से मार कर खा जाएगा। सब लोग वो धागे को पहने हुए थे, मेरे दादाजी, उनके घर वाले जितने थे सब। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद एक ऐसी घटना फिर से सामने आई जिसमें ये पता चला कि 2 आदमी ने गांव के उस भूत को अपने सामने देखा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। परंतु उसके हाथ पर वो धागे बंधे हुए थे, इस वजह से हो सकता है कि वो सामने नहीं आया। वो 2 आदमी ये कह रहे थे कि हमारे हाथ पर धागे बंधे हुए हैं रक्षा कवच, वो भले सामने हम पर हमला नहीं करे लेकिन उसे देखकर ही हम तो डर कर बेहोश हो जाते हैं। हमें इससे बचना चाहिए या फिर इसका कोई प्रॉपर समाधान निकालना होगा। तभी ही उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो लोग गांव को लगकर जो एक घना सा मैदान था जिसमें बहुत सारी झाड़ियां थी, वहां पर रोज रात में एक भेड़ का बच्चा बांध देते थे, जिसके बाद जब सुबह में वहां पर पहुंचते तो वो भेड़ का बच्चा नहीं होता। ऐसा ही कुछ 1.5 महीने तक के चला। फिर एक आदमी ने कहा कि ऐसा ही अगर हम करते रहेंगे तो देखते देखते हमारे गांव से जितने भी भेड़ बकरियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। वो आदमी ने कहीं जाकर 3 आदमी लोग को बुला लाया। वो आदमियों ने हमारे ही गांव में एक बड़ी सी क्रिया करी, जिसके बाद उस भूत का कोई अता पता नहीं था। वैसे तो लोग कहते हैं कि उन तीनों आदमियों ने उसे एक बोतल में कैद कर लिया और फिर अपने साथ लेकर चले गए। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ना ही तो मेरे दादाजी जानते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस घटना के बाद हमारे गांव में फिर कभी कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।